तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है कल्मिनेट। दोस्तों कल्मिनेट ये हमारे पास वर्ब है, यानी कि क्रिया है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ के चरम पर पहुंचना, यानी कि अंतिम परिणाम तक पहुंचना। उसे हम जो है वो कल्मिनेट कह सकते हैं। यानी कि कल्मिनेट का मतलब होता है कि किसी प्रोसेस की, किसी इवेंट, एक्टिविटी, एफर्ट या फिर सीरीज ऑफ इवेंट्स का आखिर में किसी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फाइनल पॉइंट या फिर हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच जाना, तो उसे हम जो है वो कल्मिनेट होना कह सकते हैं। इस वर्ड में आइडिया होता है कि कोई चीज़ जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती है और फिर जो है वो आखिर में एक पर्टिकुलर रिजल्ट या फिर फाइनल स्टेज तक पहुंच जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम समझेंगे कि कल्मिनेट यानी होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, एक कोई स्टूडेंट है जो कि पूरे साल मेहनत करके पढ़ाई करता है और साल के आखिर में एक्सीलेंट मार्क्स अचीव कर लेता है, तो उसके पूरे साल की मेहनत क्या करी है, एक्सीलेंट रिजल्ट में मतलब कि कल्मिनेट हुई। इस तरीके से हम कह सकते हैं। वैसे अगर किसी बर्थडे सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन कई दिन से चल रही थी और फाइनली बर्थडे पार्टी के साथ वो प्रिपरेशन कंप्लीट हुई, तो हम कह सकते हैं कि भाई सारी प्रिपरेशन जो है वो बर्थडे सेलिब्रेशन में कल्मिनेट हुई है। इस तरीके से यूज़ किया जाता है कल्मिनेट का। जैसे कि मतलब कि मंथ्स की प्रैक्टिस का फाइनल परफॉर्मेंस में कल्मिनेट होना, लॉन्ग प्रिपरेशन का कंपटीशन में सक्सेस के साथ एंड होना, एक एक्साइटिंग जर्नी का मेमोरेबल डेस्टिनेशन तक पहुंचना, या फिर कई इवेंट्स का फाइनली एक बिग सेलिब्रेशन में एंड होना। ये सारे एग्जाम्पल्स किस चीज़ के हैं? ये कल्मिनेट होने के ही एग्जाम्पल्स है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी क्लियर करनी है कि कल्मिनेट होने का मतलब सिर्फ एंड होना नहीं होता है, क्योंकि एंड का मतलब होता है बस किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, लेकिन कल्मिनेट का मतलब होता है किसी प्रोसेस या फिर सीरीज ऑफ इवेंट्स का एक इंपॉर्टेंट फाइनल पॉइंट या फिर रिजल्ट तक पहुंचना। यानी कि दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई एक मूवी है जो कि ख़त्म हो चुकी है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई द मूवी जो है वो मतलब कि एंडेड, यानी कि मूवी क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। लेकिन अगर पूरी मूवी में क्लूज और इवेंट्स बिल्ड होते रहते हैं और आखिर में जो है वो सब कुछ एक एक्साइटिंग फाइनल सीन में आ जाता है, तो स्टोरी कल्मिनेटेड इन एन एक्साइटिंग फाइनल सीन, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी कि कल्मिनेट में जो है वो जर्नी प्रोसेस से फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने का एक आइडिया होता है। ये डिफरेंस आपको क्लियर करते हुए चलना है कि एंड होने में किसी चीज़ के और कल्मिनेट होने में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इस तरीके से। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास से वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि एंड है, कंक्लूड है या फिर पीक है। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एंड। एंड का तो मतलब बहुत ही सिंपल है कि किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, उसे हम जो है वो मतलब कि एंड कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप जो है वो स्कूल की पिकनिक पर गए हो और पिकनिक जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई कि पिकनिक जो है वो मतलब कि एंड हो गई। इस तरीके से कंक्लूड का क्या मतलब होता है? कंक्लूड का मतलब होता है कि किसी एक्टिविटी, डिस्कशन या फिर प्रोसेस को ऑफिशियली या फिर फाइनली कंप्लीट करना, उसे हम जो है वो कंक्लूड करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कंक्लूड में जो है वो बेसिकली कंप्लीशन या फिर जो फाइनल डिसीजन होता है ना, उस पर फोकस ज़्यादा होता है। कि अगर मैं कहूँ कि फैमिली ने जो है वो काफ़ी डिस्कशन के बाद डिसाइड किया कि संडे को पिकनिक पर जाना है, और डिस्कशन एक फाइनल डिसीजन पर कंक्लूड हुआ, ख़त्म हुआ, कंप्लीट हुआ, ये होता है कंक्लूड होना। इस तरीके से पीक का क्या मतलब होता है? पीक का मतलब होता है किसी चीज़ का जो सक्सेसफुल या फिर जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, जिसे हम चोटी कह सकते हैं, जिसे हम जो है वो मतलब कि सबसे बड़ा शिखर भी हम कहते हैं। जैसे कि माउंटेन का पीक होता है। पीक मतलब कि क्या होता है? माउंटेन की चोटी या फिर माउंटेन का जो शिखर होता है ना, उसे हम पीक कहते हैं। तो पीक का मतलब होता है किसी चीज़ का हाईएस्ट या फिर मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, उसे जो है वो मतलब कि पीक कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि मैच के जो है वो लास्ट फ्यू मिनट्स में एक्साइटमेंट अपने पीक पर पहुंच गई, यानी कि अपनी जो है वो मतलब कि चरम पर पहुंच गई, यानी कि सब लोगों की जो एक्साइटमेंट है वो कैसी थी? बहुत ही हाई लेवल पर थी, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर थी। इस तरीके से मतलब होता है पीक का। अब दोस्तों ये हमारे जो है वो सारे सिनोनिम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं।
अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की, तो अब हम जो है वो सारे अपोजिट वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास बिगिन दिया गया है, कंटिन्यू दिया गया है या फिर स्टार्ट दिया गया है। ठीक है, बिगिन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरू करना, उसे हम बिगिन करना कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब कि बिगिन किसी प्रोसेस के स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है। जहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि कोई चीज़ कंक्लूड हो रही है, कोई चीज़ खत्म हो रही है, कोई चीज़ समाप्त हो रही है, अब जो चीज़ें हैं वो शुरू हो रही है बेसिकली। ठीक है, कंटिन्यू का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ जो है वो बिना मतलब की रुकावट के आगे बढ़ते रहना, किसी एक्टिविटी को बिना रोके आगे बढ़ाते रहना, बढ़ते रहना, उसे हम कंटिन्यू कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बारिश के बावजूद जो है वो बच्चों ने थोड़ी देर और क्रिकेट कंटिन्यू किया, यानी कि बारिश हो रही थी लेकिन बच्चों ने क्रिकेट खेलना छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा, उन्होंने जो है वो कंटिन्यू किया, यानी कि उसे बनाए रखा। इस तरीके से स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, बहुत ही बेसिक वर्ड है। ठीक है, इस तरीके से हम समझेंगे। हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस कल्मिनेटेड इन एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। इस सेंटेंस का मतलब है कि कई महीनों तक प्रैक्टिस चलती रही और आखिर में उस पूरी प्रैक्टिस का नतीजा क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, एक अमेजिंग मतलब कि परफॉर्मेंस के रूप में हमारे सामने आया। ये होता है कल्मिनेट का यूज़ करना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि कल्मिनेट यानी क्या होता है और कैसे हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ड्रिजल। दोस्तों ड्रिजल का क्या मतलब होता है? पहली बात तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसे हम जो है वो नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब की तरह भी हम जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम ड्रिजल की बात वर्ब के सेंस में करते हैं तो इसका मतलब होता है हल्की हल्की बारिश होना या फिर फुहार पड़ना। ठीक है, यानी कि बहुत ज़ोरों की बारिश नहीं है, जैसे मतलब बहुत ही धुआंधार जैसी बारिश होती है ना, धुएं के जैसी, मतलब कि बहुत ही बारीक बारीक बारिश होती है, एकदम से फॉग गिर रहा है उस तरीके की। तो उस सेंस में हम जो है वो वर्ब के सेंस में यानी कि यूज़ कर सकते हैं। हल्की हल्की बारिश होने के सेंस में तब होता है वर्ब के सेंस में यूज़, और जब हम नाउन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हल्की बारिश या फिर फुहार। ठीक है, इस तरीके से यानी कि ड्रिजल का मतलब होता है बहुत ही हल्की और धीरे धीरे होने वाली बारिश जिसमें पानी की जो बूंदें हैं वो छोटी होती है और जो मतलब की बारिश होती है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से हम जो है वो ड्रिजल का यूज़ करेंगे। जब आसमान क्लाउडी होता है और हल्की हल्की जो है वो बूंदें गिर रही होती है लेकिन प्रॉपरली जो है वो मतलब कि भारी बारिश भी नहीं आ रही होती है, तो उसे जो है वो ड्रिजल कहा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर तुम जो है वो स्कूल से घर आ रहे हो और सडनली जो है वो हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाए जिसमें अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यानी कि जिसमें हम जो है वो अम्ब्रेला के बिना भी चल सकते हैं, ऐसी जो बारिश होती है ना उसे हम जो है वो ड्रिजल कह सकते हैं। वैसे अगर मान लीजिए कि पिज्ज़ा के ऊपर थोड़ा सा जो सॉस है वो धीरे धीरे स्प्रेड किया जाए तो उसे भी जो है उसके लिए भी हम जो है वो ड्रिजल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं कि आपने जो है वो कोई चीज़ धीरे धीरे जो है वो मतलब कि छींटे छींटे करके एकदम बरसाई है किसी पर, वो होता है ड्रिजल करना। यानी कि मतलब कि सुबह हल्की हल्की बारिश होना, क्लाउड्स के नीचे छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स गिरना, वॉक के वक्त जो है वो हल्की फुहार पड़ना, सैलेड या फिर जो है वो डेजर्ट के ऊपर सॉस को धीरे धीरे जो है वो डालना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, यानी ये जो सारे एग्जाम्पल है किस चीज़ के हैं? ड्रिजल करने के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों ड्रिजल का मतलब हैवी रेन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बहुत ही ये जो है कॉमन सा फ़र्क है हमारा, पहले ही मैंने समझा दिया था कि ड्रिजल का मतलब हैवी रेन नहीं होता है। हैवी रेन वो होती है जो बहुत ही ज़ोर से बरसती है। ठीक है, लेकिन ड्रिजल मतलब एक फुहार पड़ती है। ठीक है, बहुत ही बारीक बारीक बरसती है, उसे हम जो है वो मतलब कि ड्रिजल कहेंगे। और अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे सिनोनिम्स के बारे में तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि स्प्रिंकल है, मिस्ट है या फिर लाइट रेन है। दोस्तों स्प्रिंकल का क्या मतलब होता है? स्प्रिंकल का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटी छोटी क्वांटिटी में इधर उधर जो है वो गिराना या फिर डालना। ठीक है, इस तरीके से जैसे हम मतलब कि उड़ाते हैं ना कोई चीज़, पानी को आपने स्प्रिंकल किया होगा किसी पर तो आपको पता होगा कि पानी किस तरीके से उड़ता है, तो वो होता है स्प्रिंकल करना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि रिया नाम की एक लड़की है, उसने आइसक्रीम के ऊपर थोड़े चॉकलेट स्प्रिंकल्स डाले और फिर उसके ऊपर जो है वो चॉकलेट सॉस भी ड्रिजल किया। दोनों ही वर्ड एक साथ मैंने यूज़ कर लिए, स्प्रिंकल भी और ड्रिजल भी। इस तरीके से आपको समझना है कि स्प्रिंकल और ड्रिजल का मतलब होता क्या है। अगला हमारा आता है मिस्ट। दोस्तों मिस्ट आपको पता है क्या होता है? मिस्ट का मतलब होता है हवा में बहुत ही छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स का होना जो यूजुअली फॉगी या फिर मिस्ट की फीलिंग क्रिएट करती है। एक तरीके से मिस्ट जो है वो मतलब कि धुंध को कहा जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि मिस्ट मतलब कि एक मिस्ट जो है वो परफ्यूम का टाइप भी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो आप स्प्रे करते हो ना परफ्यूम, उसको आप देखना कभी ध्यान से कि उसका जो है वो मतलब कि टेक्सचर कैसा निकलता है उसमें से। जब वैसी बारिश होती है ना तो उसके लिए हम जो है वो मिस्ट यूज़ कर सकते हैं, वरना मिस्ट को जो है वो धुंध कहा जा सकता है, जो मतलब कि कोहरा पड़ता है सर्दियों में उसे भी मिस्ट कहा जाता है। ठीक है, लाइट रेन का मतलब होता है बहुत ही हल्की सी बारिश, उसे जो है वो हम लाइट रेन कहेंगे। इसमें कुछ अलग से मतलब कि समझने की ज़रूरत नहीं है कि लाइट रेन का मतलब क्या होता है। तो हमारे जो सारी सिनोनिम्स है वो तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर अब
हम जो है वो ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें या तो बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है वरना पूरा सूखा पड़ चुका है, क्योंकि वही हमारे जो है वो अपोजिट वर्ड्स होने वाले हैं। सबसे पहला आता है पॉर। दोस्तों पॉर का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में किसी लिक्विड का फ्लो होना। बारिश के कॉन्टेक्स्ट में जब जब अब अगर मतलब कि पॉर का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत ही ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है, ठीक है। इस तरीके से होता है पॉर का यूज़। ड्राई का मतलब होता है जहाँ पर बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होती है, बिल्कुल मतलब कि सूखा पड़ जाता है ना, उसे हम ड्राई कहते हैं, सूखा सूखा। तो ये होता है ड्राई। और ड्रॉट का मतलब होता है बिल्कुल जो है वो मतलब कि एक लॉन्ग पीरियड तक किसी एरिया में बहुत ही कम या फिर बिल्कुल पानी ना होना। पानी ना होना यानी कि बारिश ना होना। ड्रॉट का मतलब होता है एक तरीके से सूखा पड़ जाना, ज़मीन में जैसे कि क्रैक्स आने लगते हैं जब मतलब कि बारिश नहीं होती है या फिर जो है वो पानी सफिशिएंट नहीं होता है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ना तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो है वो ड्रॉट हो चुका है। ड्रॉट हो चुका है यानी कि मतलब कि पानी की कमी आ चुकी है या फिर बहुत ही लंबे समय से जो है वो यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। जैसे कि जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप तपती है ना, उस मतलब कि एरिया में आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। तो इसी के साथ हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया गया है, इट स्टार्टेड टू ड्रिजल वाइल वी वर वॉकिंग होम। इस सेंटेंस का मतलब है कि जब हम घर की तरफ मतलब कि वॉक कर रहे थे यानी कि मतलब कि आ रहे थे तब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं थी, मतलब कि एक दो बूंदें गिरेंगी या फिर कभी कभी जो है वो मतलब कि थोड़ा सा फॉग जैसा महसूस होगा, लेकिन अम्ब्रेला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी बारिश हो रही थी इस तरीके से। तो आई होप आपको ये जो है वो वर्ड अच्छे से क्लियर है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अग्रेजस। दोस्तों अग्रेजस इसका मतलब क्या होता है, बेहद बुरा, घोर, अत्यंत निंदनीय या फिर बहुत ही खराब। शायद ये वर्ड हमने पहले पढ़ रखा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर वापस भी आ गया है तो हम इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अग्रेजस का मतलब होता है कि बहुत ही जो बुरा है, बहुत ही मतलब कि अत्यंत निंदनीय है, बहुत ही खराब है, तो उसे हम जो है वो अग्रेजस कह सकते हैं। ये हमारे पास एग्जेक्टिव है। अग्रेजस का मतलब होता है कि किसी चीज़ का इतना ज़्यादा बैड, रॉन्ग या फिर अनएक्सेप्टेबल होना कि वो नॉर्मल मिस्टेक या फिर बैड बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा हमें सीरियस लगे, तो उसे हम जो है वो अग्रीजस कहेंगे। यानी कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जब कोई मिस्टेक या फिर किसी का जो बिहेवियर है, किसी का कोई एक्शन हो सकता है या फिर जो सिचुएशन होती है ना जब आपको बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगती है, जिसे आप स्वीकार नहीं कर सकते, अनएक्सेप्टेबल आपको लगती है, या फिर ऑब्वियसली आपको ऐसा समझ आ जाता है कि भाई ये कितना बुरा है या फिर रॉन्ग है, तब हम जो है वो अग्रीजस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपना होमवर्क करना भूल गया, तो ये नॉर्मल मिस्टेक हो सकती है। इसमें कोई इतना बड़ा मतलब कि पाप नहीं हो गया कि उसने जो है वो मतलब कि कोई अपना होमवर्क नहीं किया है। ये नॉर्मल से मिस्टेक है, इसे करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने जो है वो जानबूझकर किसी और का प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया है, पूरा का पूरा जो है वो डेटा ही चुरा लिया है और अपना नाम लगाकर जो है वो उसे सबमिट कर दिया है, ये एग्रीजियस बिहेवियर हो सकता है। इस पे जो है वो आपको कैसा फील होगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब कि बुरा काम है, इस तरीके से बेहद बुरा है, बहुत ही खराब है। तो इस तरीके से आप जब है किसी मिस्टेक पर बोल सको ना, तब आप जो है वो अग्रीजस का यूज़ करो। छोटी मोटी मिस्टेक्स के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्लेयर जो है वो एक्सीडेंटली एक रूल ब्रेक कर दे तो वो तो सिंपल मिस्टेक हो सकती है, अनजाने में हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई जो है वो किसी से बदला निकलवाने के लिए जो है वो किसी को गिरा देता है मैच के दौरान, या फिर जानबूझकर रूल्स को तोड़ता है, तो ये क्या है, अग्रीजियस मिस्टेक हो सकती है कि आपने जो है वो जानबूझकर किया या फिर आपको जो है वो पता होते हुए आपने ऐसा काम किया। तो ये होता है अग्रीजियस का यूज़, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अग्रीजियस का मतलब सिर्फ बैड नहीं होता है, क्योंकि बैड तो होता है सिर्फ बुरा, लेकिन अग्रीजियस का मतलब होता है इतना ज़्यादा बुरा, इतना ज़्यादा रॉन्ग, इतना ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल कि वो स्पेशली नोटिसेबल हो और ज़्यादा सीरियस लगे, तो उसे हम जो है वो मतलब कि अग्रीजियस कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी फ्रेंड ने जो है वो तुम्हारे मैसेज का लेट रिप्लाई दिया, तो ये तो बैड हो सकता है। आप जो है वो क्या ही कहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसे बुरा कह दोगे, ठीक है। लेकिन ये तो है नहीं कि बहुत ही बड़ी मतलब कि यानी कि बहुत ही बड़ी जो है वो गलती होगी उससे, ऐसा नहीं हो सकता। उसने जो है वो किसी कारण से लेट मैसेज का रिप्लाई दिया होगा, ठीक है। इस तरीके से ये बैड हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि तुम्हारे किसी फ्रेंड ने जानबूझकर तुम्हारे बारे में ये झूठी बात स्प्रेड कर दी ताकि जो है वो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाए, यानी कि कोई भी बात हो सकती है जो तुम्हारे बारे में फैला दी। अब ये कितनी बुरी बात है, यानी कि इससे क्या होगा कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी, तुम्हारी इज्जत खराब होगी। तो ये जो करतूत है ना, ये बहुत ही निंदनीय है, ठीक है। इस तरीके से कंडेमनेबल है, एक तरीके से क्रिटिसाइज करने लायक है। तो इसे हम जो है वो अग्रीजियस कह सकते हैं। यानी कि बुरा होने में और अग्रीजियस होने में भी डिफरेंस होता है, ये चीज़ भी आपको क्लियर करके चलनी है। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारे पास एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि आउटरेजस है, अपॉलिंग है या फिर ग्रॉस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है आउटरेजस।
दोस्तों आउटरेचस का मतलब होता है इतना ज़्यादा शॉकिंग, इतना ज़्यादा अनफेयर या फिर अनएक्सेप्टेबल होना कि देखकर जो है वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए आपके मन में, एक तरीके से गुस्सा पैदा पैदा हो या फिर फ्रस्ट्रेशन आपकी जाग जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, आउटरेजस कहेंगे ऐसी किसी एक्टिविटी को। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, उसने जो है वो एक नॉर्मल प्राइस को सडनली 5 टाइम्स जो है वो मतलब कि कर दिया है। कस्टमर्स को क्या हुआ, अब आउटरेजस हो सकते हैं कस्टमर्स। मतलब कि बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप जो है वो कोई चीज़ खरीदने जाते हो और जो चीज़ आपको पता है कि उसका जो भाव तोल है या फिर उसका जो प्राइस है वो इतना हो सकता है, लेकिन सामने वाला अगर बताए कि इसका जो है वो मतलब कि प्राइस 5 गुना हो चुका है, 100 रुपये की चीज़ आपको 500 रुपये में दे, तो ऑब्वियसली आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे या फिर आपको गुस्सा आएगा, चिढ़ जाओगे आप। ये होता है आउटरेजस होना। अगला हमारा आता है अपॉलिंग। दोस्तों अपॉलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही शॉकिंग होना, बहुत ही एक्सट्रीमली बैड होना, उसे हम जो है वो अपॉलिंग कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्लेग्राउंड में जो है वो किसी को जानबूझकर एक्सक्लूड करना एक अपॉलिंग वे ऑफ ट्रीटिंग समवन हो सकता है, कि आपने जो है वो जानबूझकर उसे एक्सक्लूड किया है। इस तरीके से जब आपको फील हो ना कि मतलब कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है या फिर बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग कोई काम हो गया, उसके लिए आप जो है वो अपॉलिंग यूज़ कर सकते हो। अगला हमारा आता है ग्रॉस। दोस्तों ग्रॉस का मतलब होता है कि मतलब कि इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, ऑफेंसिव या फिर अनएक्सेप्टेबल भी मतलब कि हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी फ्रेंड ने जो है वो तुम्हारी प्राइवेट बात को जो है वो सबके सामने शेयर कर दिया, तो ये जो है वो मतलब कि किसी के सामने जो है वो अपनी प्राइवेट बातों को शेयर कर देना, ये क्या है, ग्रॉस वायलेशन ऑफ ट्रस्ट कहलाया जा सकता है ये। ठीक है, इस तरीके से हम कहेंगे। आई होप आपको जो सारे सिनोनिम्स है वो क्लियर हो चुके हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे एंटोनिम्स की ओर। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एंटोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि एक्सेलेंट है, एक्सेप्टेबल है या फिर रीजनेबल है। दोस्तों सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एक्सेलेंट। दोस्तों एक्सेलेंट का मतलब होता है बहुत ही अच्छा या फिर हाई क्वालिटी का होना, उसे हम जो है वो एक्सेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई यानी कि मतलब लड़का है या फिर कोई स्टूडेंट है जिसने साइंस प्रोजेक्ट इतनी केयरफुली बनाया कि उसकी जो फाइनल रिजल्ट थी वो कैसी थी, एक्सेलेंट थी, यानी कि बहुत अच्छी थी। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है जो चीज़ आप स्वीकार कर सकते हो या फिर जो चीज़ें आपको सही लगती है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेबल कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि गेम में थोड़ी जो है वो थोड़ी देर लेट आना, ये एक्सेप्टेबल था क्योंकि उसने पहले सबको जो है वो बता दिया था। ये चीज़ जो है वो मतलब कि स्वीकार करने लायक थी। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेबल कहेंगे। एक्सेप्टेबल बिहेवियर नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ठीक होता है, ये चीज़ आपको यानी कि ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा आता है रीजनेबल। दोस्तों रीजनेबल का मतलब होता है लॉजिकल, फेयर या फिर मतलब कि सेंसिबल होना, तो उसे हम जो है वो रीजनेबल कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पेरेंट्स का जो है वो एग्जाम के एक दिन पहले गेमिंग टाइम कम करना, ये कैसा है, लॉजिकल रीजन है या फिर मतलब कि डिसीजन है या फिर एक तरीके से सेंसिबल है, रीजनेबल है, ऐसा हम कह सकते हैं। भाई मतलब कि आप जो है वो पूरा साल खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स को भी आप जो है वो आपको भी अपना मी टाइम इंजॉय करना चाहिए, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले जो है वो पेरेंट्स ने आपसे जो है वो आपका फ़ोन छीन लिया या फिर जो भी आप गेम खेलते हो उसका जो सोर्स है वो कम कर दिया, तो ये जो है वो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। इसे हम जो है वो रीजनेबल कह सकते हैं कि भाई कल इसका एग्जाम है तो इसे मतलब कि नहीं खेलना चाहिए, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये जो सारे वर्ड्स है वो अच्छे से समझ आ चुके हैं। अब इसी के साथ हम हमारा एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया गया है, द रेफरी मेड एन एग्रीजियस मिस्टेक ड्यूरिंग द मैच। इस सेंटेंस का मतलब है कि रेफरी ने मैच के ड्यूरिंग यानी कि दौरान जो है वो एक बहुत ही सीरियस और ऑब्वियस मिस्टेक कर दी। यहाँ पर जो एग्रीजियस का मतलब है वो सिर्फ नॉर्मल मिस्टेक नहीं है, बल्कि ऐसे मिस्टेक है जो बताता है कि काफ़ी सीरियस और अनएक्सेप्टेबल थी वो मिस्टेक। ठीक है, जिसने मैच पर नोटिसेबल असर डाला। इस तरीके से हम समझेंगे कि एग्रीजियस यानी होता क्या है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डायाफिनस। दोस्तों इसे डायाफिनस प्रोनाउंस करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत ही पतली है या फिर बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, जिससे मतलब कि आर पार देखा जा सकता है, ऐसी चीज़ों को हम जो है वो डायाफिनस कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि डायाफिनस का मतलब होता है किसी मटेरियल या फिर फैब्रिक का इतना ज़्यादा मतलब कि पतला होना, डेलिकेट होना, कि उसके थ्रू जो है वो लाइट इजीली पास हो सके और कभी कभी जो है वो आप दूसरी साइड को भी देख सको, यानी कि मतलब कि हल्की से आपको दिखाई दे जाए। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, डायाफिनस हम उसे कह सकते हैं। इस वर्ड का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, जैसे कि हम कर्टन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई पर्दा है वो बहुत ही पतला है, कोई फैब्रिक है उसके लिए हम जो है वो मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। स्क्रेव्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, विंग्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। किसी लाइट या फिर डेलिकेट लुकिंग चीज़ को हम जो है वो मतलब कि डिस्क्राइब करने के लिए डायाफिनस का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से आप जो है वो आर पार या तो देख सको या फिर जिसमें से लाइट जो है वो पास हो सके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी रूम की जो विंडो है उस पर बहुत ही पतला सा जो है वो वाइट कर्टन लगा हुआ है और जो मतलब कि सूरज की जो रोशनी है वो उसके थ्रू इजीली अंदर आ रही है, तो हम उस कर्टन को कैसा कहेंगे, डायाफिनस कहेंगे। वैसे अगर जो है वो मॉर्निंग स्काई में बहुत ही थिन क्लाउड्स हो जिनके थ्रू जो है वो सनलाइट क्लियरली ग्लो कर रही है, तो उन क्लाउड्स को भी जो है वो डायाफिनस बोल के डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ये होता है डायाफिनस का मतलब।
लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि डायाफनस का जो मतलब है वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके थ्रू चीज़ें क्लियरली दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन डायाफनस वो होता है जो बहुत ही थिन होता है और डेलिकेट होता है, जिसके थ्रू लाइट इजीली पास तो होती है लेकिन चीज़ें कभी कभी सॉफ्टली या फिर जो पार्शली होती है ना उतनी ही दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि आपको जो है वो पूरा क्लियर ही दिख गया उसमें से। तो डायाफनस होने में और ट्रांसपेरेंट होने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये भी चीज़ आपको क्लियर करके चलनी है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से भाई समझ लेते हैं कि ट्रांसपेरेंट होने में और डायाफनस होने में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके जो घर की खिड़कियां होती है ना उस पर एक ग्लास विंडो लगी हुई है जिसके आर पार जो है वो सब कुछ देखा जा सकता है। अब क्योंकि आप उसके आर पार सब कुछ देख सकते हो और बहुत ही क्लियर देख सकते हो तो वो कैसी विंडो है, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन विंडो पर मान लीजिए कि इतना जो है वो थिन कर्टन लगा हुआ है कि सनलाइट तो इजीली आ रही है लेकिन बाहर का जो व्यू है ना वो आप जो है वो मतलब कि सॉफ्ट और अनक्लियर आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई इंसान गुजर रहा है तो आपको जो है वो ये नहीं पता यानी कि ये नहीं पता पड़ रहा कि वो कौन है या फिर लड़का है या फिर लड़की है। बस आपको इतना सा मतलब कि हल्का सा दिखेगा कि कोई तो जा रहा है। इस तरीके से ये होता है डायाफनस होना, कि किसी चीज में जो है वो आपको मतलब कि सनलाइट तो इजीली पास हो जाएगी उसमें से क्योंकि वो पतला होता है, लेकिन दिखाई देने वाले सेंस में जो है वो मतलब कि हम जब बात करते हैं डायाफनस की तो वो आपको अनक्लियर दिखाई देता है या फिर थोड़ा शैडो ही दिखाई देता है। इस तरीके से यूज करेंगे हम। तो आई होप आपको ट्रांसपेरेंट और डायाफनस में क्या डिफरेंस होता है अच्छे से क्लियर है। एग्जेक्टिव है हमारे पास ये। अब सिनोनिम्स की बारी आती है डिस्कस करने की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि शेयर है, ट्रांसलूसेंट है या फिर गॉजी है। सबसे पहला आता है शेयर। शेयर का मतलब होता है बहुत ही थिन होना और जिसमें से मतलब कि लाइट जो है वो आसानी से पास हो सकती है या फिर जो मतलब कि उसका जो मटेरियल होता है ना शेयर इसका, तो उसका भी जो मटेरियल है बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही मतलब कि फैब्रिक के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। शेयर नाम का जो है वो कपड़ा आता है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। अगला हमारा आता है ट्रांसलूसेंट। दोस्तों ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है ऐसा कोई मटेरियल जो लाइट को पास होने देता है लेकिन ऑब्जेक्ट को जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं होने देता, उसे हम जो है वो ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके बाथरूम में जो है वो ट्रांसलूसेंट विंडो है जो उसके अंदर जो है वो सनलाइट तो आसानी से अंदर आ सकती है लेकिन बाहर का जो व्यू है ना वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरीके से ये होती है ट्रांसलूसेंट विंडोज या फिर ट्रांसलूसेंट किसी भी चीज़ का होना। गॉजी क्या होता है? गॉजी का मतलब होता है बहुत ही थिन लाइट या फिर मतलब कि लूजली वोवन फैब्रिक जैसा, तो उसे हम जो है वो गॉजी कह सकते हैं। तो उसे हम जो है वो गॉजी कहेंगे। गॉजी यूजुअली जो है वो फैब्रिक होता है या फिर किसी सॉफ्ट या फिर जो मिस्टी लुकिंग अपीयरेंस होता है ना उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी जो सारी सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि ओपेक है, थिक है या फिर डेंस है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है ओपेक। दोस्तों ओपेक का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू लाइट या फिर मतलब कि जो व्यू है वो पास नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहेंगे? ओपेक कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि लकड़ी का दरवाजा वो कैसा होता है? ओपेक हो सकता है। उसमें से ना ही तो सूरज की किरणें आ सकती है और ना ही आप जो है वो उसके आर पार कुछ देख सकते हो। ये होता है किसी चीज का ओपेक होना। अगला हमारा वर्ड आता है थिक। थिक का मतलब होता है जो मोटा है, बहुत ही घना है, डेंस है, उसके लिए हम थिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी ब्लैंकेट आप समझ लीजिए, विंटर ब्लैंकेट, वो कैसी थिक होती है, उसमें से ना ही तो लाइट आती है और ना ही आप कुछ देख पाते हो, तो उसे हम थिक कहेंगे। डेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का घना होना, ठीक है, यानी कि क्लोजली पैक्ड होना, कॉम्पैक्ट होना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती ना। जैसे कि आपने फॉरेस्ट के सेंस में जो डेंस वर्ड है ना ये ज़्यादा सुना होगा, डेंस फॉरेस्ट यानी कि घना जंगल, यानी कि जिसमें से जो है वो मतलब कि इतने पास पास होते हैं पेड़ के, उसमें से जो है वो सनलाइट भी आपको अच्छे से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इस तरीके से आती तो है लेकिन बहुत ही मतलब कि कम आती है, अगर कहीं पे जगह बची होती है तो। नहीं तो डेंस फॉरेस्ट ऐसा होता है कि दिन में भी जो है वो आपको मतलब कि ऐसे शाम वाला फील आएगा। इस तरीके से ये होता है किसी चीज़ का घना होना, डेंस होना। आई होप आपको सारे वर्ड्स यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया गया है, सॉफ्ट सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू द डायफनस कर्टन्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि बहुत ही पतले और डेलिकेट कर्टन्स यानी कि जो पर्दे हैं उनके थ्रू सनलाइट सॉफ्टली रूम में आ रही थी। जैसे कि आप जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं एक पिक्चर में कि एक लड़की बैठी है और उसके पास जो पर्दे लगे हुए हैं ना उसमें से लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है बेसिकली। तो वो जो पर्दे हैं वो कैसे हैं? डायाफनस है। इस तरीके से हम कहेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा वर्ड यहाँ पर कंप्लीट। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ग्रिगेरियस। दोस्तों ग्रिगेरियस का क्या मतलब होता है? इस वर्ड का मतलब होता है मिलनसार होना, सामाजिक होना, लोगों के साथ जो मिलने जुलने वाला व्यक्ति होता है या फिर मतलब कि ग्रुप में रहना पसंद करने वाला जो व्यक्ति होता है, बहुत ही सोशेबल जो व्यक्ति होता है ना, आसानी से घुल मिल जाता है लोगों से, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रिगेरियस हम उसे कह सकते हैं। ये हमारे पास एग्जेक्टिव है, ठीक है। यानी कि ग्रिगेरियस का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो नेचुरली सोशल हो, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता हो और ईजिली जो है वो दूसरों के साथ मिक्सअप हो
जाता है, ठीक है। ऐसा पर्सन जो है वो यूजुअली अकेला रहने के बजाय जो फ्रेंड्स है, फैमिली है या फिर ग्रुप है उनके साथ रहना और बातें करना ज़्यादा इंजॉय करता है। वो नए लोगों से मिलने में जो है वो कंफर्टेबल होता है। एक चीज़ जो है वो ये ध्यान रखनी है। ये वर्ड जो है वो मेनली पर्सनैलिटी और सोशल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। इसका यूज़ हम जो है वो एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं। जब वो नेचुरली ग्रुप्स या फिर मतलब कि जो झुंड है उसमें मतलब कि रहना प्रेफर करते हैं तो उसे भी हम जो है वो ग्रेगेरियस कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके क्लास में जो है वो कोई स्टूडेंट है जो कि नया आता है और एक नेचुरली ग्रेगेरियस स्टूडेंट जो है वो उससे खुद इंट्रोड्यूस करता है, उससे जो है वो फ्रेंड से मिलवाता है, लंच ब्रेक में जो है वो अपने ग्रुप के साथ इंक्लूड करता है, तो उस स्टूडेंट को जो है वो ग्रेगेरियस कहा जा सकता है। वैसे अगर कोई पर्सन जो है वो फैमिली फंक्शन में सबसे इजीली बात कर लेता है, नए रिश्तेदारों से मिलता है और पूरे टाइम जो है वो लोगों के साथ इंजॉय करता है, भले भी उसे जो है वो कोई जानता ना हो, लेकिन वो जो है वो सामने से जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करता है, तो वो बंदा या फिर वो जो इंसान है वो कैसा है, ग्रेगेरियस है। इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि नए लोगों से जो है वो इजीली बात करना, फ्रेंड के साथ जो है वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करना, ग्रुप एक्टिविटीज़ इंजॉय करना, सोशल गैदरिंग्स में कंफर्टेबली मिक्स हो जाना, एनिमल्स का ग्रुप में रहना प्रीफर करना। तो ये जो सारे एग्जांपल्स है ये मतलब कि ग्रेगेरियस होने के ही एग्जांपल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी क्लियर करके चलनी है कि ग्रेगेरियस का मतलब सिर्फ फ्रेंडली होना नहीं होता है। फ्रेंडली का तो मतलब होता है दूसरों के साथ काइंड और प्लेजेंट होना, जबकि ग्रेगेरियस का मतलब होता है लोगों के साथ रहना, सोशलाइज करना, कंपनी इंजॉय करना, उसे हम जो है वो ग्रेगेरियस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है वो तुमसे आकर बहुत ही पोलाइटली और काइंडली बातें करता है, तो वो कैसा हो सकता है, वो फ्रेंडली हो सकता है, उसका नेचर बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई पर्सन जो है वो पार्टी में सबसे बातें करता है, नए लोगों से इंट्रोड्यूस होता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उसमें, जबकि वो सब लोग जो है वो उसके पहचान के भी नहीं होते, पहली बार वो उनसे मिल रहा होता है, लेकिन तो भी जो है वो बहुत ज़्यादा उनके बीच इंजॉय करता है, तो उसे हम जो है वो ग्रेगेरियस कहेंगे। यानी कि ग्रेगेरियस होने में और फ्रेंडली होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि एग्जेक्टिव है हमारे पास। अब सिनोनिम्स की बात आती है यहाँ पर, तो हमारे पास कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं, जैसे कि सोशेबल है, आउटगोइंग है या फिर एफेबल है, ठीक है। सोशेबल का मतलब होता है लोगों के साथ इजीली इंटरेक्ट करने वाला, उनकी कंपनी इंजॉय करने वाला, जैसे कि हम एक्सट्रोवर्ट भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट ये भी हमारा एक वर्ड हो सकता है जो क्या करता है, आसानी से जो है वो सबसे घुल मिल जाता है, उसे सोशलाइज करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आउटगोइंग हमारा दूसरा वर्ड आता है, इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंट, ओपन एंड इजीली लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाला, उसे हम क्या कहेंगे, आउटगोइंग हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मीरा नाम की एक लड़की है जो कि काफ़ी आउटगोइंग है, इसलिए वो जो है वो समर कैंप में नए फ्रेंड्स बनाने से बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती, ऐसा मैं कह सकती हूँ। आउटगोइंग है यानी कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाली, ऐसा नहीं है कि मतलब कि मेरे तो कोई जान पहचान के नहीं है, मैं किससे बातें करूँ, नहीं। अगर वो जान पहचान के नहीं भी है तो उनसे सामने से जाकर बात करनी है। यानी कि अगर ऐसा किसी का नेचर है तो वो कैसा है, आउटगोइंग है, सोशेबल है, एक्सट्रोवर्ट है, उसे हम कहेंगे, ठीक है। अफेबल हमारा तीसरा वर्ड आता है। अफेबल हमारा इसका मतलब होता है फ्रेंडली होना, प्लेजेंट होना, इजी टू टॉक टू होना, ठीक है। यानी कि जो आसानी से बात कर ले, यानी कि जिससे हेजिटेशन नहीं होती किसी से, यानी कि अनजान व्यक्ति से बातें करने में या फिर घुलने मिलने में, उसे हम क्या कहेंगे, एफेबल हम उसे कह सकते हैं। एक कॉर्डियल वर्ड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। कॉर्डियल का भी मतलब होता है फ्रेंडली होना, मिलनसार होना। एमिकेबल भी ऐसा ही वर्ड है, एमिकेबल को भी हम यहाँ पर ये मतलब कि ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं इन सब मतलब कि वर्ड्स के अलावा। अब एंटोनिम्स की बात करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि इंट्रोवर्टेड है, रिजर्व्ड है या फिर अनसोशेबल है। इंट्रोवर्ट का क्या मतलब होता है, जो व्यक्ति जो है वो आसानी से घुलता मिलता नहीं है किसी से, बहुत ही कम बातें करता है या फिर अपनी ही कंपनी इंजॉय करता है, अकेला रहना ज़्यादा उसे पसंद होता है, तो उसे हम जो है वो इंट्रोवर्टेड कह सकते हैं। रिजर्व का क्या मतलब होता है, अपने में रहना, ज़्यादा जो है वो लोगों से घुलना मिलना नहीं, रिजर्व रहना यानी कि अपने तक सीमित रहना, मैं जानूँ और मेरा काम जाने, ये होता है रिजर्व रहना, इस तरीके से। अनसोशेबल का मतलब होता है, बहुत ही सिंपल है, कि जो घुलता मिलता नहीं है, जिसे जो है वो पहचान बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वो होता है अनसोशेबल। जिसे लोगों से इंटरेक्ट करना, नए लोगों से पहचान बनाना, उनके साथ इंजॉय करना, कंपनी लेना, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं होती ना, तो उसे हम अनसोशेबल कह सकते हैं, कि उसे जो है वो लोगों से घुलना मिलना, बातें करना, पहचान बढ़ाना पसंद नहीं है। तो हमारे ये जो सारे एंटोनिम्स है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमारे सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल सेंटेंस हमें दिया जाता है, माई ग्रेगेरियस कजिन क्विकली मेड फ्रेंड्स एट द समर कैंप। यानी कि मेरा जो एक मिलनसार मतलब कि कजिन है, यानी कि मतलब कि कजिन जो है बहुत ही मिलनसार है, बहुत ही सोशेबल है, और उसने क्या किया कि समर कैंप में जो है वो बहुत ही जल्दी से अपने नए फ्रेंड्स बना लिए। अब क्योंकि वो ग्रेगेरियस है तो वो सबसे बातें करेगा, सबकी कंपनी इंजॉय करता है, सबके साथ बातें करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ जो है वो मतलब कि इंजॉय करना, ये सारी चीज़ें उसे पसंद है, भले वो उसके पहचान के ना हो, तो वो कैसा है, ग्रेगेरियस है, और उसने जो है वो समर कैंप में बहुत ही जल्दी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बना लिए। तो इस तरीके से हमें यूज़ करना है कि ग्रेगेरियस यानी है क्या, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है हैमी। दोस्तों हैमी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा नाटकीय होना, बनावटी होना, ओवर एक्टिंग वाला जिसे हम कहते हैं ना, वो ओवर एक्टिंग यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा भावुक अंदाज वाला, उसे हम कहते हैं हैमी। यानी कि हैमी का मतलब होता है किसी एक्टर या फिर परफॉर्मेंस को जो है वो मतलब कि परफॉर्मेंस का अननेसेसरीली ज़्यादा ड्रामेटिक, एग्जैजुरेटेड या फिर ओवर द टॉप एक्टिंग करना, स्पेशली जब उसकी एक्टिंग नेचुरल नहीं लगती है ना, जब कोई बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता है, उसके लिए हम जो है वो मतलब कि हैमी का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब कोई पर्सन सीन को नेचुरली परफॉर्म करने के बजाय बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशन यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा जेस्चर का यूज़ करता है, ड्रामेटिक वॉइस या फिर इमोशनल रिएक्शंस का यूज़ करता है, तो उस परफॉर्मेंस को हैमी कहा जा सकता है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है वो एक्टिंग मूवीज़ या फिर जो प्लेज होते हैं ना, या फिर जो परफॉर्मेंसेज होती है, उनके लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। नॉर्मल लाइफ में जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो हम तुम जो है वो मतलब कि बहुत ही नॉर्मली बात करते हैं, ना ही तो इतना ज़्यादा हाथ हिलाते हैं हम किसी बात को बात करने में, या फिर ना ही हमारी वॉइस कुछ अलग करके हम बोलते हैं, बहुत ही नॉर्मली बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ या फिर आप यूजुअली करते होंगे। लेकिन जब हमें बोला जाता है ना कि आपको ये परफॉर्म करना है, तो हम जो है वो हमारे अंदर का जो एक्टर है वो बाहर निकल आता है। हम कैसे करते हैं? बहुत ही ओवर एक्टिंग करने लगते हैं, तो उसे जो है वो हैमी करना कहते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि हैमी का मतलब सिर्फ ड्रामेटिक नहीं होता है। ड्रामेटिक मतलब होता है इमोशनल या फिर एक्साइटिंग स्टाइल में कुछ किया जाना या फिर किया गया। लेकिन हैमी का मतलब होता है इतना ज़्यादा ड्रामेटिक होना, इतना ज़्यादा एग्जैजरेटेड कि परफॉर्मेंस नेचुरल ही नहीं लगती। सबको लगता है कि यार ये कितनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है। तो जब आपको ऐसे फील आए ना, तो उसे हम जो है वो हैमी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक एक्टर है, उसने जो है वो इमोशनल सीन में नेचुरली टीयर्स और सॉफ्ट वॉइस यूज़ की। यानी कि उसने जो है वो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक मतलब कि सीन किया कि उसने जो है वो अपने रियल आंसू निकाले, ना ही कोई ग्लिसरीन यूज़ किया कुछ। ओके, यानी कि उसके असली आंसू आए और उसकी वॉइस में जो है वो सटल चेंज आ गया। जैसे जैसे सीन ढलता है वैसे वैसे उसकी वॉइस में चेंज भी आ गया। ये होता है ड्रामेटिक। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मान लीजिए कि एक दूसरा एक्टर है, उसने जो है वो यही वाला जो सेम सीन है ना, ये बहुत ही लाउड वॉइस में किया, एग्जैजुरेटेड क्राइंग और ह्यूज जेस्चर यूज़ किए, हाथ पैर हिला रहा है इधर उधर, बहुत ज़्यादा मतलब कि एग्जैजुरेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है उसी सीन को। तो ये होता है मतलब कि हैमी करना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जो है वो मतलब कि ये एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ओवर ड्रामेटिक है, एग्जैजुरेटेड है या फिर मेलो ड्रामेटिक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सबसे सबसे पहला वर्ड हमें क्या दिया गया है? ओवर ड्रामेटिक दिया गया है। इसका मतलब होता है सिचुएशन को बहुत ही मतलब कि रियलिटी से बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक बना देना, उसे हम ओवर ड्रामेटिक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि उसने एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना ओवर ड्रामेटिक बना दिया कि सबको लगा कि बहुत ही सीरियस इशू हो गया है। ठीक है, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो कहीं पर गिर जाते हो और आपको जो है वो थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, लेकिन आप जो है वो सबको ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे हो जैसे कि आपकी जान ही निकलने वाली है। तो आप क्या कर रहे हो? हर चीज़ को ओवर ड्रामेटिक वे में ले जा रहे हो। ये होता है किसी चीज़ का ओवर ड्रामेटिक होना। एग्जैजरेटेड का क्या मतलब होता है? बढ़ा चढ़ाकर। ओके, जैसे कि हम जो है वो मिर्च मसाला लगाकर या फिर जो बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं ना, उसे एग्जैजरेट करना कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये होता है एग्जैजरेट करना। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहूँ कि उसकी स्टोरी में कुछ डिटेल्स इतनी एग्जैजरेटेड थी कि फ्रेंड्स को समझ आ गया कि वो मजाक कर रहा था, इस तरीके से। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई तुझे पता है कि मैं जो है वो पहाड़ पर बिना किसी हार्नेस के ऐसे ही चढ़ गया था, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़कर आ गया। ये होता है एग्जैजरेट करना कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने कर लिया। आप क्या कर रहे हो? बहुत ज़्यादा फेक रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि लंबी लंबी फेक रहे हो, उसे कहते हैं एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, इस तरीके से। तीसरा हमारा आता है मेलो ड्रामेटिक। मेलो ड्रामेटिक का मतलब होता है बिना ज़रूरत के एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फिर ड्रामा शो करना, उसे हम जो है वो मेलो ड्रामेटिक कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से। यानी कि जैसे कि मूवी में जो है या फिर जो प्लेज होता है ना, जो नाटक होता है, स्टेज पर परफॉर्म किए जाते हैं, उनमें जो है वो मेलो ड्रामा का यूज़ होता था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस तरीके से। यानी कि मेलो ड्रामेटिक इमोशनल सिचुएशंस और स्टोरीज के लिए कॉमन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि नेचुरल है, अंडरस्टेटेड है या फिर सटल है। नेचुरल का मतलब होता है जो मतलब कि जो हमारे मतलब कि नेचर में है, फिट है पहले से, ना ही ज़्यादा ड्रामेटिक है, ना ही ज़्यादा हम बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, जैसा हमें आता है वैसा हमने किया। ये होता है नेचुरल, बहुत ही मतलब कि आम रहना। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही नॉर्मल रहना, ये होता है नेचुरल। अंडरस्टेटेड का क्या मतलब होता है? इमोशंस या फिर रिएक्शंस को सिंपल या फिर कंट्रोल वे में एक्सप्रेस करना, उसे हम कहेंगे अंडरस्टेटेड। यानी कि अंडरस्टेटेड सिचुएशन में हमारे जो इमोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? कंट्रोल में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई एक्टर है, उसने जो है वो कैरेक्टर की सैडनेस को जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर जो है वो ऐसा नहीं बताया, बल्कि सटल एक्सप्रेशन रखे, उससे भी जो है वो उसकी सैडनेस आसानी से जाहिर हो गई। ये होता है अंडरस्टेटेड होना। सटल हमारा तीसरा वर्ड आता है।
दोस्तों सटल का मतलब होता है बहुत ही डेलिकेट होना, स्लाइट या फिर मतलब कि नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस होना, उसे हम जो है वो मतलब कि सटल कहते हैं। यानी कि कभी कभी ये जो चीज़ है वो आपको नोटिस भी नहीं होती है, बहुत ही ध्यान से आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना मतलब कि माइन्यूट उसने चेंज किया है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक्टर है जो कि हैप्पीनेस वाली सीन से जो है वो बहुत ही सटली जो है वो सैडनेस वाले सीन पर यानी कि मतलब कि शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। तो आपको जो है वो बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा कि यार इसने जो है वो मतलब कि अभी अभी ये खुश था और एकदम से अचानक जो है वो ये सैड हो गया, कितने सटली किया है उसने ये, यानी कि कितने मतलब कि बारीक अंतर से किया है। ऑब्वियस दिख भी नहीं रहा है, यानी कि पहचान भी नहीं पा रहे हैं कोई। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तभी वो हमें समझ में आएगा। ऐसी चीज़ों को जो है वो हम जो है वो सटल कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द एक्टर्स हैमी परफॉर्मेंस मेड द सीन फील लेस रियलिस्टिक। इस सेंटेंस का मतलब है कि एक्टर ने सीन में इतनी ज़्यादा एग्जैजरेटेड एक्टिंग की कि सीन जो है वो नेचुरल और मतलब कि बिलीवेबल लगा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई उसमें। इस तरीके से हमें यूज़ करना है हैमी का। अब दोस्तों इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंडिफैटिगेबल। दोस्तों इंडिफैटिगेबल का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है अथक, यानी कि जो कभी नहीं थकता, लगातार मेहनत करता रहता है, बिना थके काम करते रहने वाला, उसके लिए हम जो है वो इंडिफैटिगेबल का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इंडिफैटिगेबल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो बहुत ही मतलब कि मेहनत और एनर्जी के साथ कंटिन्यूसली काम करता रहता है और ईजिली जो है वो थकता नहीं है या फिर अपने काम से डिस्करेज नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जब कोई पर्सन किसी गोल के लिए बार बार जो है वो मेहनत करता रहता है, डिफिकल्टीज के बाद भी रुकता नहीं है, उसकी एनर्जी और डिटर्मिनेशन कभी कम नहीं होती है, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, इनडिफैटिगेबल हम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट जो है वो एग्जाम के लिए रेगुलरली यानी कि लगातार पढ़ रहा है, मुश्किल चैप्टर्स आने के बाद भी वो मतलब कि गिव अप नहीं करता है, हर दिन प्रैक्टिस करता रहता है, तो उसकी इनडिफैटिगेबल डिटर्मिनेशन उसे कंसिस्टेंटली मतलब कि इंप्रूव करने में हेल्प कर रही है, इस तरीके से हम कहेंगे। वैसे ही उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर कोई एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है, सेटबैक्स के बाद भी जो है वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है, अपने गोल पर फोकस्ड रहता है, तो उसके लिए भी हम जो है वो इंडिफैटिगेबल कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि बिना थके जो है वो मतलब कि जब आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हो, अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हो बिना थके, तो उसे हम जो है वो इंडिफैटिगेबल कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर हम सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि टायरलेस है, अनफ्लैगिंग है या फिर परसिस्टेंट है। टायरलेस का मतलब होता है बिना थके कंटिन्यूअसली एफर्ट करने वाला, मेहनत करने वाला, जो कभी थकता नहीं है ना, उसे हम जो है वो टायरलेस कह सकते हैं। अनफ्लैगिंग का क्या मतलब होता है, अनफ्लैगिंग का मतलब होता है जिसका जो एंथुजियाज्म और जो एनर्जी है या फिर जो एफर्ट है वो कभी कम नहीं होती, उसे जो है वो अनफ्लैगिंग कहा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि उसकी अनफ्लैगिंग एंथुजियाज्म की वजह से फ्रेंड्स भी वीकेंड क्लीन अप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगे। अनफ्लैगिंग एंथुजियाज्म यानी कि ऐसी एक्साइटमेंट, ऐसी जो है वो मतलब कि खुशी या फिर ऐसा जो जोश जो कभी कम नहीं होता, जो कभी जो है वो गिरता नहीं है, उसे हम अनफ्लैगिंग कह सकते हैं। परसिस्टेंट का मतलब होता है कि गोल के लिए कंटिन्यूअसली लगातार ट्राई करते रहना या फिर इजीली गिव अप ना करना, उसे हम परसिस्टेंट कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि नेहा जो है वो परसिस्टेंट थी, इसीलिए डिफिकल्ट पजल सॉल्व होने तक उसने डिफरेंट अलग अलग मेथड ट्राई किए लेकिन छोड़ा नहीं। ये होता है परसिस्टेंट होना, बने रहना किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है आई होप। अब इसी के साथ एंटोनिम्स की ओर बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि टायरिंग है, वियरी है या फिर लेथार्जिक है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है टायरिंग। टायरिंग का मतलब होता है जो किसी को फिजिकली या फिर मेंटली थका देता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, टायरिंग हम उसे कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो पूरा दिन खेलते रहते हो या फिर पूरा दिन जो है वो पढ़ाई करते रहते हो, तो या तो आप फिजिकली थक जाते हो या फिर मेंटली आप जो है वो टायर्ड हो जाते हो, ये होता है टायरिंग होना। वियरिंग का भी क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा थक जाना है, फिर एग्जॉस्टेड फील करना, तो उसे हम जो है वो वियरी कह सकते हैं। लेथार्जिक का मतलब होता है एक तरीके से लो एनर्जी वाला, स्लो या फिर इनएक्टिव फील करना, कभी कभी आलस के सेंस में भी हम जो है वो लेथार्जिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है, ये होता है लेथार्जिक होना। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, आर इंडिफैटिगेबल एफर्ट्स हेल्प हर इम्प्रूव हर स्विमिंग स्किल्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने जो है वो स्विमिंग इंप्रूव करने के लिए कंसिस्टेंटली और बिना इजीली गिव अप किए बहुत ही एफर्ट किया। यहाँ पर जो है वो इंडिफैटिगेबल उसके स्ट्रॉन्ग और कंटिन्यूअस एफर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। इस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पर इंडिफैटिगेबल इस वर्ड का यूज़ किया है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले वर्ड को हम डिस्कस करेंगे।
अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है, इसे जो है वो मतलब कि अमैशिएट भी प्रोनाउंस किया जाता है या फिर मतलब कि इमैशिएट भी प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ब है और इसका मतलब होता है बहुत ही दुबला पतला या फिर कमज़ोर हो जाना। शरीर शरीर जो है वो बहुत ही दुबला हो जाना, बहुत ही जो है वो बारीक सा हो जाना, कोई पोषण ही ना बचना शरीर में, यानी कि बहुत ही मतलब कि मांसपेशी जो है वो खो देना, ठीक है, वजन खो देना, तो उसे हम जो है वो इमैशिएट कह सकते हैं। यानी कि जो वर्ड है इमैशिएट, इसका जो यूज़ है वो तब किया जाता है या फिर इसका मतलब वो होता है कि किसी पर्सन या फिर एनिमल का इतना ज़्यादा फिजिकली वीक या फिर थिन हो जाना कि उसके जो बॉडी टिश्यूज़ या फिर जो मसल्स हैं या फिर जो उसकी मतलब कि अंदर की जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा जो ढांचा है वो अगर मतलब कि विजिबल हो जाए, ठीक है, मतलब कि हमें दिखने लगे। जैसे कि आप एक पिक्चर में देख सकते हैं कि एक कुत्ता है जो कि बहुत ही मतलब कि किस तरीके से मतलब कि एकदम बारीक सा हो चुका है, बहुत ही सूख चुका है और उसके जो अंदर की मतलब कि सारी जो लंग्स वगैरह है ना वो भी हमें आसानी से दिखाई दे रहे हैं, तो उसे हम जो है वो एमाशिएट होना कह सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड यूजुअली जो है वो सीरियस इलनेस की वजह से, अगर आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बीमार हो कई दिनों से और आपका वजन बहुत ही कम हो चुका है, तो तब भी ऐसा हो सकता है, उसके लिए भी हम एमाशिएट यूज़ कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग्ड लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अगर आपको बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है, प्रॉपर डाइट नहीं मिली है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर किसी लॉन्ग टर्म फिजिकल कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसका मीनिंग जो है वो सिंपल थिन होने से, यानी कि मतलब कि नॉर्मली पतला होने से काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। इस चीज़ को आपको जो है वो समझ कर चलना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई एनिमल है, उसको जो है वो काफ़ी टाइम से प्रॉपर खाना नहीं मिला है और धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है वो वीक होती जाती है, एक्सट्रीमली थिन होती जाती है, तो हम उसे कह सकते हैं कि भाई एनिमल हैड बिकम एमाशिएटेड, इस तरीके से। वैसे अगर जो है वो किसी सीरियस बीमारी के बाद अगर पर्सन ने बहुत ही फिजिकल स्ट्रेंथ और बॉडी मास लूज कर दिया है, तो उसके कंडीशन को एमाशिएटेड मतलब कि डिस्क्राइब किया जा सकता है, इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी क्लियर करनी है कि इमैशिएट का मतलब सिर्फ थिन होना नहीं होता है। थिन होने का मतलब होता है पतला होना। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पतले हो तो आपको जो है वो प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, या फिर जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपको प्रॉपरली नहीं मिल रही है। आपकी चॉइस भी हो सकती है थिन होना, ठीक है। नेचुरल वे में, यानी कि सारी चीज़ें अच्छे से खाते पीते भी आप जो है वो थिन हो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा सूख गए हो या फिर आपको कोई बीमारी लग गई है। थिन होना जो है वो अच्छी बात है, यानी कि मतलब कि एक तरीके से इतना भी थिन होना नहीं, लेकिन मतलब कि अगर आप जो है वो एक अच्छी खासी बॉडी टाइप के हो तो वो थिन है, ठीक है, उसे हम पतला कहेंगे। लेकिन एमाशिएट का मतलब होता है इतना ज़्यादा पतला होना, इतना ज़्यादा वीक हो जाना कि सिग्निफिकेंट जो बॉडी टिश्यूज़ है वो मतलब कि लॉस दिखने लगे हमारे, यानी कि पता चले कि या तो इसे कुछ बीमारी लगी है या फिर इसे खाना नहीं मिल रहा है, तब आप जो है वो एमाशिएट का यूज़ करो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है जो कि नेचुरली स्लिम है, लेकिन कहीं पर ऐसा देखकर लगता नहीं है कि इसे कोई जो है वो बीमारी लगी है या फिर इसे जो है वो खाना नहीं दिया जाता या फिर मिलता नहीं है, तो ये तो होता है थिन होना, स्लिम होना, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन एक प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बहुत ही लंबी बीमारी से जूझ रहा है, कोई कैंसर से जूझ रहा है, कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी किसी को लग गई है, तो उसके वजह से अगर उसके बॉडी में हमें चेंजेस दिखाई देते हैं कि बहुत ही उसका वजन जो है वो कम हो चुका है, उसके चेहरे की सारी रौनक चली गई है, इस तरीके से, तब हम जो है वो इमैशिएटेड का यूज़ कर पाएंगे। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास ये वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि वेस्ट अवे है, विदर है, या फिर मतलब कि डिक्लाइन हमारा तीसरा वर्ड है। सबसे पहला हमारा आता है वेस्ट अवे। वेस्ट अवे का मतलब होता है धीरे धीरे फिजिकली वीकर हो जाना, थिनर होते जाना, बहुत ही पतला होते जाना, तो उसे हम वेस्ट अवे कह सकते हैं। जैसे कि लंबी बीमारी के बाद वो जनरली जो है वो ग्रेजुअली वेस्टेड अवे हुआ, यानी कि उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम हो गई, इस तरीके से हम कहेंगे। विदर हमारा दूसरा वर्ड आता है। इसका मतलब होता है धीरे धीरे या तो वीक होना, ड्राई होना, या फिर श्रिवल्ड होना, एक तरीके से सूख जाना। जैसे कि हम बहुत बार जो है वो किसी को देखकर कहते हैं कि भाई तो कितना सूख सा गया है, ये होता है विदर होना, ठीक है, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे वीक हो जाना। जैसे कि मान लीजिए कि पानी ना मिलने की वजह से गार्डन के कुछ जो पेड़ पौधे हैं वो धीरे धीरे विदर्ड हो गए, बहुत ही ड्राई हो गए, वीक से हो गए, इस तरीके से जान नहीं रही उनमें। डिक्लाइन हमारा तीसरा वर्ड आता है। डिक्लाइन का मतलब होता है कि ग्रेजुअली वीकर या फिर पुअरर या फिर लेस हेल्दी हो जाना, उसे हम डिक्लाइन कह सकते हैं। डिक्लाइन ये जो वर्ड है ना, बेसिकली किसी चीज़ के मतलब कि गिरने के सेंस में यूज़ होता है। गिरने यानी कि डिक्लाइन, यानी कि किसी चीज़ में जब गिरावट आती है, कोई चीज़ ड्रॉप होने के सेंस में नहीं, किसी चीज़ में जब गिरावट आती है ना, जैसे कि पैसों में गिरावट आ सकती है या फिर आपकी हेल्थ में गिरावट आ सकती है, तो उसके लिए हम जो है वो डिक्लाइन कहते हैं। ये होता है डिक्लाइन का मतलब। जैसे कि मान लीजिए कि प्रॉपर केयर ना मिलने की वजह से एक ओल्ड डॉग की जो हेल्थ है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गई, हेल्थ डिक्लाइन हो गई, यानी कि हेल्थ उसकी कम हो गई, कम हो गई यानी कि उसके शरीर से कुछ कम हो गया या फिर वो अच्छा नहीं दिख रहा है, इस तरीके से। ये होता है डिक्लाइन करना या फिर होना। तो इस तरीके से आपको समझना है। हमारे जो सारे एंटोनिम्स है वो, सॉरी, सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अपोजिट वर्ड्स हमें दिए गए हैं, जैसे कि फैटन है, स्ट्रेंथन है, या फिर नरिश है।
फैटन का मतलब तो आपको पता ही होगा, फैट यानी कि मतलब कि फैटन भी बोल सकते हैं, उसे हम फैट भी बोल सकते हैं, यानी कि पर्सन या फिर एनिमल का जो वेट है या फिर जो बॉडी मास है वो इंक्रीज होना, उसे हम जो है वो फैटन कह सकते हैं। जो बहुत ही मोटा है, तंदुरुस्त है, यानी कि अच्छा खासा है, उसे हम फैटन कहेंगे। स्ट्रेंथन का होता है मजबूत होना, स्ट्रॉन्गर होना किसी पर्सन या फिर किसी चीज का, वो होता है स्ट्रेंथन होना, ठीक है। नरिश का मतलब होता है जिसे प्रॉपर फूड मिलता है, प्रॉपर केयर मिलती है, इन सारी चीज़ों को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है किसी को भी, और उसकी जो हेल्थ है और जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होती है, तो उसे हम नरिश कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप और मैं अच्छे से नरिश है, आपको प्रॉपर खाना मिल रहा है, प्रॉपर जो है वो सारी केयर मिल रही है, तो आप जो है वो इमैशिएटेड नहीं हो, कैसे हो, नरिश्ड हो, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया गया है, द रेस्क्यूड एनिमल हैड बिकम सीवियरली इमैशिएटेड। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो रेस्क्यू किया गया जो एनिमल था वो काफ़ी ज़्यादा वीक था और एक्सट्रीमली पतला हो गया था। उसे जो है वो प्रोलॉन्ग्ड लैक ऑफ प्रॉपर फूड और केयर की वजह से मतलब कि ऐसा सब हो, मतलब कि देखने के लिए मिला था, यानी कि उसे खाना नहीं मिला होगा, बीमारी कोई लग गई होगी, या फिर मतलब कि उसकी केयर नहीं की गई होगी। इस तरीके से हम जो है वो इमैशिएट का यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अनॉक्यूअस। आई थिंक आज जो है वो लगभग 2-3 वर्ड्स ऐसे आ चुके हैं जो हमने पहले भी कुछ सेशन में कवर कर रखे हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे से ध्यान रखा जाएगा कि वर्ड जो है वो रिपीट ना हो। आज जो है वो आप मैनेज कर लीजिए, और हम जो है वो एक बार हमें रिवीजन भी मिल जाएगी। बेसिकली अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो हम जो है वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो भी वर्ड्स रिपीट हुए उस तरीके से समझ कर इन्हें पढ़ लेंगे। इनॉक्यूअस का क्या मतलब होता है? अनॉक्यूअस का मतलब होता है जो चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है, नुकसान न पहुंचाने वाला, या फिर मतलब कि बिना किसी बुरे प्रभाव के, उसे हम जो है वो अनॉक्यूअस कह सकते हैं। ये हमारे पास एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अनॉक्यूअस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हार्मफुल, डेंजरस या फिर ऑफेंसिव ना हो और किसी को नुकसान पहुंचाने का रियल रिस्क ना रखती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनॉक्यूअस कह सकते हैं हम उसे, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई फ्रेंड है जो तुमसे कैजुअली पूछता है कि तुम वीकेंड पर मूवी देखने जा रहे हो क्या, तो ये इनॉक्यूअस क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई हार्मफुल या फिर ऑफेंसिव इंटेंशन नहीं है। वैसे अगर कोई हार्मलेस जोक किसी को अगर हर्ट नहीं करता, किसी को अगर ऑफेंड नहीं करता, तो वो भी मतलब कि इनॉक्यूअस जोक हो सकता है। इस तरीके से आप जो है वो समझ सकते हो, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना है कि हमारे पास एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हार्मलेस है, बिनाइन है, या फिर इनऑफेंसिव है। हार्मलेस का मतलब होता है जिससे आपको जो है वो नुकसान नहीं होता, यानी कि जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वो हमारे लिए कैसा है? हार्मलेस है, ठीक है। इस तरीके से जैसे एक दिन जो है वो जंक फूड खा लेना, इतना कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है, उसे हम हार्मलेस कहेंगे। लेकिन अगर आप रोज रोज खा रहे हो तो वो आपके लिए। बिनाइन हमारा दूसरा वर्ड आता है। बिनाइन का मतलब होता है हार्मलेस होना, जेंटल होना, या फिर नॉन डेंजरस होना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि बिनाइन कह सकते हैं। अगला हमारा आता है इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव का मतलब होता है ऐसा जो किसी को रिजल्ट अपसेट या फिर मतलब कि किसी को इंसल्ट, अपसेट या फिर ऑफेंड ना करे, उसे हम क्या कहेंगे? इनऑफेंसिव कह सकते हैं। इस तरीके से आप समझिए। तो हमारे जो है वो सारे सिनोनिम्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि हार्मफुल है, डेंजरस है, या फिर ऑफेंसिव है। हार्मफुल का मतलब होता है जो किसी को नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है, उसे हम जो है वो हार्मफुल कह सकते हैं। जैसे कि टू मच स्क्रीन टाइम हमारे लिए कैसा है? हार्मफुल है, यानी कि ज़्यादा आप जो है वो अगर स्क्रीन के सामने बैठते हो या फिर देखते हो, फोन आप अगर ज़्यादा देखते हो, तो आपके लिए कैसा है? हार्मफुल है, लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से डेंजरस वो चीज़ें होती है जो आपको हानि पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है, या फिर आपको नुकसान पहुंचाती है, उसे हम डेंजरस कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फ्लोर पर, या मतलब कि आपके घर के फर्श पर पानी गिरा हुआ है, तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, फिसल कर जो है वो कोई भी गिर सकता है, इस तरीके से। अगला हमारा आता है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ जो आपको इंसल्ट कर दे, आपको हर्ट कर दे, डीपली अपसेट कर दे, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? ऑफेंसिव कह सकते हैं। जैसे कि किसी का कमेंट आपको ऑफेंसिव लग सकता है, किसी का जोक आपको ऑफेंसिव लग सकता है। ये सारे जो है वो ऑफेंसिव के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों अगर बात की जाए हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया गया है, हर इनॉक्यूअस क्वेश्चन स्टार्टेड एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसके एक सिंपल और हार्मलेस क्वेश्चन, मतलब कि जो पूछा उसने, जिसमें कोई ऑफेंसिव या फिर प्रॉब्लमेटिक मीनिंग नहीं था, लेकिन उस क्वेश्चन की वजह से जो है वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन, यानी कि बातचीत जो है वो स्टार्ट हो गई। इस तरीके से हमने समझना है कि इनॉक्यूअस यानी क्या होता है, और इसका वर्ड हम जो है, यानी कि इसका मीनिंग जो है वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के बाद जो है वो हमारे पास एक लास्ट वर्ड बचता है, तो चलिए उसे भी हम जो है वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं।
अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पीकेंट। दोस्तों इसे पीकेंट प्रोनाउंस किया जाता है। इसका मतलब होता है बहुत ही तीखा होना, चटपटा होना, मसालेदार होना। स्वाद में जो है वो तीखापन जब होता है, दिलचस्प अगर कोई चीज़ होती है, बहुत ही उत्तेजक कोई चीज़ होती है, तो उन सारी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पीकेंट का यूज़ कर सकते हैं। एग्जेक्टिव है हमारे पास। पीकेंट का मतलब होता है कि किसी फूड का प्लीजेंटली स्पाइसी होना, शार्प या फिर टैंगी टेस्ट वाला होना, जिससे कि जो हमारे टेस्ट बर्ड है उसको स्ट्रॉन्ग या फिर इंटरेस्टिंग फ्लेवर मिलता है। इस वर्ड का जो यूज़ है वो मतलब कि सिर्फ खाने के कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं होता है। पीकेंट का यूज हम जो है वो किसी स्टोरी के लिए कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ ना कि हम बहुत बार बोलते हैं कि बहुत ही चटपटी बात है, ये बहुत ही मतलब कि कोई मसालेदार बातें हैं, मसालेदार जो है वो मतलब कि न्यूज़ है, तो इसके लिए भी हम जो है वो पीकेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि तुमने जो है वो मतलब कि कोई चाट खाई है जो बहुत ही इमली, स्पाइसेस या फिर जो ग्रीन चटनी होती है उसका कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, तो वो चीज़ कैसी है? पीकेंट है। या फिर वैसे अगर फ्रेंड के बीच जो है वो कोई इंटरेस्टिंग गॉसिप चल रही है, सरप्राइजिंग स्टोरी शेयर हो रही है, तो वो बातें कैसी है? पीकेंट उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यानी कि चाट का स्पाइसी या फिर टैंगी होना, स्पाइसी चटनी का शार्प फ्लेवर होना, किसी डिश का इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर से बना हुआ होना, या फिर ऐसी स्टोरी जो आप में क्यूरियोसिटी पैदा कर देती है, या फिर ऐसा कमेंट या फिर ऐसा कॉन्वर्जेशन जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम जो है वो पीकेंट कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एग्जेक्टिव है हमारे पास यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स को हम जो है वो एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स है जैसे कि स्पाइसी है, जेस्टी है या फिर टैंगी है। सबसे पहला हमारा वर्ड यहाँ पर हमें बताया गया है स्पाइसी। स्पाइसी का क्या मतलब होता है? मिर्ची या फिर जो स्पाइसेस होते हैं, जो मसाले होते हैं, उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग या फिर जो हॉट या फिर जो शार्प एक टेस्ट आता है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम स्पाइसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि आप घर में कुछ चीज़ें बनाते हो, नूडल्स बनाते हो, सब्जी हो सकती है, कोई स्पाइसी नूडल्स हो सकते हैं, जंक फूड अगर आप खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, तो आपको पता होगा कि स्पाइसी क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, जेस्टी का क्या मतलब होता है? जेस्टी का मतलब होता है लाइवली, फ्रेश और प्लीजेंटली शार्प टेस्ट वाला। ठीक है, जैसे कि लेमन आपने खाया होगा, लेमन या फिर जो संतरा होता है, या फिर मतलब कि जो खट्टा टेस्ट होता है ना किसी चीज़ का, एकदम मतलब कि आपको हिट करता है, आपके एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। एकदम शार्प टेस्ट। शार्प टेस्ट से क्या मतलब है? किसी चीज़ का ऐसा स्वाद होना जो आपको एक्सप्रेशन को बदल दे एक बार के लिए, वो चीज़ें होती है जेस्टी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो कोई सैलेड बनाया है, लेकिन ऊपर से उसमें जो है वो लेमन की ड्रेसिंग कर दी, या फिर थोड़ा सा जो है वो नींबू निचोड़ दिया। अब जब भी उसको कोई खाएगा तो उनका एक्सप्रेशन एक बार तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि लेमन का टेस्ट कैसा है? बहुत ही शार्प है। ये होती है जेस्टी चीज़ें। ठीक है, तीखे से कुछ हटकर इस तरीके से। टैंगी क्या होता है? टैंगी स्लाइटली सावर या फिर मतलब कि शार्प टेस्ट वाला, उसे हम जो है वो टैंगी कहते हैं। जैसे कि इमली की जो चटनी होती है ना, उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? टैंगी होता है। थोड़ा सा खट्टा होता है और थोड़ा सा शार्प टेस्ट होता है। इस तरीके से ये होता है टैंगी होना। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर है हमारे सारे सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है जैसे कि ब्लैंड है, डल है या फिर माइल्ड है। दोस्तों ब्लैंड का मतलब होता है जिसमें जो है वो मतलब कि ऐसा खाना जिसमें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, स्पाइस या फिर सीजनिंग नहीं होती। ब्लैंड यानी कि फीका फीका खाना, जैसे कि मतलब कि बीमारों को दिया जाता है ना, मरीजों को, वैसा खाना, उसे हम क्या कहेंगे? ब्लैंड कहेंगे, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है, वो होता है ब्लैंड। डल का मतलब होता है बोरिंग होना, अनइंटरेस्टिंग होना, लैकिंग एक्साइटमेंट होना। लेकिन डल अगर यहाँ पर हम जो है वो मतलब कि इस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम इसका यूज़ ऐसे कर सकते हैं जिसमें टेस्ट नहीं है, जिसमें स्वाद नहीं है, जिसमें जो है वो स्पाइसीनेस नहीं है, उस तरीके से। माइल्ड का भी ये मतलब है। माइल्ड का मतलब होता है जो मतलब कि नॉर्मल है, यानी कि थोड़ा बहुत तो उसमें है, यानी कि हल्का हल्का जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, लो इंटेंसिटी वाला। स्पेशली टेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में और स्पाइस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो, यानी कि ज़्यादा ना तीखा है ना मतलब कि ज़्यादा फीका है, थोड़ा बहुत तो टेस्ट है उसमें, वो होता है किसी चीज़ का माइल्ड होना। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया गया है, द पीकेंट सॉस गेव द डिश एन एक्साइटिंग फ्लेवर। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है कि पीकेंट सॉस ने डिश के जो टेस्ट है उसको एक शार्प, स्पाइसी और इंटरेस्टिंग बना दिया। इस तरीके से ये होता है किसी चीज़ का पीकेंट होना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आज के सारे वर्ड्स यहीं पर खत्म होते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, या फिर अभी अभी जो आपको स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।